मंच पर जौने तरह फुहड़ता हावी बा, ओकरे बाद ओकरे में जौन साहित्य बा दब के रह जात बा, ओकरे जौन एकर दिशा बा बिल्कुल अलग हो जात बा। ऐसन में हमरे साथ डॉक्टर कुंवर बेचैन जो देश दुनिया के बहुत बड़ा कोई बाटे, हिमालय बाटे, उनसे हमने के आज बात कर जात बन जहाँ। डॉक्टर साहब आपके हमारे टीवी में बहुत बहुत स्वागत बा। डॉक्टर साहब 53 वर्षों से अनवरत आप मंचों पर हैं, उसके बावजूद कभी आपने समझौता नहीं किया फुहड़ता से, और जिस तरह से साहित्य परोसा जाना चाहिए जो बिल्कुल शुद्ध है, सुचिता का जो साहित्य है, लोगों को मार्गदर्शन करे, वो आपकी रचनाओं में मिलता है। तो आपका क्या कहना है जिस प्रकार से मंचों पर फुहड़ता हावी है और कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, वो समाज को किस दिशा में ले जाएगा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने मृत्युंजय जी। आप खुद भी गीतकार हैं, कवि हैं, समझते हैं हर बात के लिए। मैं ये बात मान के चलता हूँ कि कवि जो है वो भी समाज का एक अंग होता है। जब समाज में पतन होता है, समाज के अंदर जो है जीवन मूल्य बदलते हैं, समाज के अंदर परिस्थितियाँ बदलती हैं, समाज की मान्यताएं बदलती हैं, समाज के अंदर उठापटक होती है, तब समाज का अंग होने के नाते ये सारी चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। होता क्या था कि पहले समय में पैसा हावी नहीं था साहित्य के ऊपर। साहित्यकार की जो इच्छा थी वो अधिकतर यश प्राप्त करने की थी, उसके माध्यम से इतना पैसा मिल जाए जो उनका गुजारा हो जाए, इस तक थी। तो वो एक अलग प्रकार की साधना, वो साहित्य साधना थी इस समय। तो उस समय साहित्य साधना थी और वे लोग जो मंच पर थे वे सभी लोग सुपठित, छंद शास्त्र से भी सुपठित हुआ करते थे, और उन्होंने जो है उसको प्रोफेशन नहीं बनाया था पूरी तरह से। तो इसलिए समाज के अंदर जो कुछ भी उन्होंने जो कुछ देखते थे उसको साहित्यिक दृष्टि से ही, साहित्य की भाषा में ही, साहित्य के मान्यताओं के आधार पर ही वो कहते थे, बोलते थे। जब मैंने कवि सम्मेलन की शुरुआत की, उस ज़माने में मैंने बच्चन जी के साथ में कविता पाठ की, मैंने राष्ट्रकवि दिनकर जी के साथ काव्य पाठ किया, सोहनलाल द्विवेदी के साथ कविता पाठ किया, श्यामनारायण पांडे जी के साथ कविता पाठ किया, महादेव वर्मा जी के साथ भी एक बार मौका मिला कलकत्ता में। कविता पाठ तो नहीं कह सकते लेकिन उनको सुनने का मौका मिला और मैं था। तो इस तरह से एक बड़ी परंपरा थी उस समय। जो सारे लोग थे वो वही लोग थे जो न केवल मंच पर थे बल्कि साहित्य के अंदर वैसे भी लिखित रूप में भी वहाँ पर वो स्थापित थे। जानकी वल्लभ शास्त्री जी या चंचल जी या अपने शिवमंगल सिंह सुमन जी, तो हम मतलब एक बड़ी फहरिस्त है। भवानी प्रसाद मिश्र जी, वीरेंद्र मिश्र जी आदि अनेक कवि, जिसमें कि नीरज जी तो हैं ही अब भी। तो एक पूरी की पूरी परंपरा थी जो साहित्यिक परंपरा थी। वे लोग जो साहित्य में, इनकी पुस्तकें छप चुकी थी, जो वास्तव में साहित्य में प्रतिष्ठापित हो चुके थे, वही मंच पर अधिकतर थे। नई पीढ़ी आ रही थी तो उनकी पुस्तकें भले ही ना हो, लेकिन उनको आने में डर लगता था। उन्हें लगता था इन लोगों के बीच में बैठेंगे, और उन्हें कविता सुनाने में एक बड़ी हिचक थी। और जब वो सुनाते थे, अच्छी कविता सुनाते तो उनको एक प्रकार से प्रशंसा भी मिलती थी, आशीर्वाद भी मिलता था बड़ों का। लेकिन अगर वो थोड़ी उल्टी सीधी बात करते थे तो उनको टोका टोकी भी मंच के माध्यम से हो जाती थी। तो ये एक अलग प्रकार की बात थी। किस चीज़ में प्रशंसा मिल रही है आदमी उसी तरफ चलता है। अब जो प्रशंसा खराब कविता पर नहीं मिल रही थी उस जमाने में, तो क्यों कविता लिखेगा? वो खराब कविता क्यों लिखेगा? ऐसी कविता क्यों लिखेगा जो कि जो है दूसरे के लिए पसंद ना आए? पसंद ना आए के मतलब साहित्यिक स्तर से पसंद ना आए। तो उस समय साहित्य मुख्य था और साहित्य का स्तर, साहित्य के मानक वो उसके साथ जुड़े हुए थे। अब धीरे धीरे जब समय बदला और कवि सम्मेलनों के माध्यम से पैसा भी मिलने लगा कवियों को, तो उनकी दृष्टि में ये बात आने लगी कि हम ज़्यादा जमें, जनता के बीच में जो तालियां हमें ज़्यादा मिलें, जनता के बीच में हमें पसंद ज़्यादा किया जाए, और जो संयोजक है वो माने कि हम बड़े कवि हैं और हमें बुलाया जाए और इसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। तो ये उनका ध्यान यश से कहाँ चला गया? पैसे में चला गया। माना कि आचार्य मम्मट ने भी कहा, यश से एक अर्थ करते व्यवहार विद एकांता समेत उपदेश युजे वगैरह, उन्होंने साहित्य के उद्देश्य बताए। लेकिन नंबर एक पर क्या रखा? यश से। पहले यश की बात कही, फिर कहा अर्थ करते। पहले यश की कामना होती है, फिर बाद में पैसा कमाने की कामना हो सकती है। लेकिन अब जो है पैसा कमाने की कामना पहले, और पैसा किस तरह से कमाया जा सकता है, चाहे जीवन मूल्य या साहित्यिक मूल्य जो है उन सबको हम नीचे गिराने के बाद भी पैसा कमा सकते हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान चला गया है। तो ये जो एक पीछे एक काम चल रहा है वो भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जहाँ तक बहुत से लोग कहते हैं कि हम हास्य के कारण से और जो है वो कवि सम्मेलन फूहड़ हो गए हैं, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरा कहना ये कविता जो है किसी, ये सब रस हैं,
ना, और इन रसों सबका महत्व है, हास्य रस का भी महत्व है, हर रस का महत्व है। हर रस के अंदर कविता फूहड़ हो सकती है। गीत भी बहुत फूहड़ हो सकता है, खराब लिखा जाए तो वो वीर रस की कविता भी बड़ी फूहड़ हो सकती है, और हास्य की कविता बड़ी श्रेष्ठ हो सकती है इसके मुकाबले, अगर वो संयत ढंग से लिखी जाए। तो सवाल इस बात का है कि ये जो बहुत से लोग अचानक बोल देते हैं कि साहब हास्य जो हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। आज के समय में भी बहुत सा अच्छा हास्य लिखने वाले लोग हैं, इससे पहले भी रहे, लेकिन इतना जरूर परिवर्तन हुआ है कि अब लोग हंसाते जो हैं वो कविता के माध्यम से नहीं हंसाते, वो बाद में आते हैं कविता पर, पहले वो चुटकुलेबाजी के माध्यम से हंसाते हैं। पुराने समय में काका हाथरसी या दूसरे लोग जो थे, रमई काका साहब या अन्य जो दूसरे हास्य के कवि थे, वो अपनी कविता से ही हंसाया करते थे, पहले उन्हें चुटकुला सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब जो है एक लंबी फहरिस्त जो चुटकुले की होती है, उसके बाद फिर जो है वो कविता की तरफ मुड़ता है, माना चाहे उसकी कविता सृष्टि क्यों ना हो, तभी भी समझता है कि हमें चुटकुला सुनाना जरूरी हो गया है। तो लफ्फाजी जो है कवि सम्मेलन में जो आई है, उसकी वजह से जो वो गीतकार थे या वो कवि थे जो कि छंद शास्त्र पर जिन्होंने मेहनत की, साहित्य साधना की, वे लोग एक प्रकार से कोने में हो गए हैं, है ना। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि समाज के अंदर, श्रोता वर्ग के अंदर, पाठक वर्ग के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो साहित्य को पसंद करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो 53 वर्षों से मैं लगातार हूँ तो मुझे भी नहीं बुलाया जाता, लेकिन फिर भी बुलाया जा रहा है। उसका मतलब ये कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर लोगों के है कि भाई हम जो है कुछ अच्छे गीत भी सुनना चाहते हैं। मैं माना कि बहुत अच्छे गीत नहीं लिखता, लेकिन लोग कहते हैं ठीक लिखते हो, तो इसलिए जो है मुझे बुलाया जा रहा है। तो मतलब ये है कि ये सारी बातें हैं। एक जो मुख्य बात है वो क्या है, वो बात ये होती है मृत्युंजय जी कि समाज में जो हमारे सामने बैठे हुए लोग हैं, वो सामने बैठे हुए लोग जो हैं वो किस स्थिति में बैठे हुए हैं। मैंने 53 वर्षों में जो मंथन किया, समुद्र मंथन होता है ना, ऐसे मंथन किया, तो मुझे ये नजर आया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो उनको लेकर सामने बैठा होता है व्यक्ति आज के समय में, गरीब से लेकर अमीर तक, किसी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक। एक चीज़ है जो है तनाव। समाज में इतना ज़्यादा तनाव आ गया है इस समय कि वो तनाव को लिए बैठा हुआ है व्यक्ति, गरीब से लेकर अमीर तक सभी। जो कवि सम्मेलन के मंच से एक तरफ कवि है और एक तरफ श्रोता है, तो सामने जो श्रोता बैठते हैं वे लोग हैं अधिकतर जो कि किसी तनाव में है। आपके समाज में तनाव बहुत है, तनाव लिए बैठा हुआ है या गुस्सा लिए बैठा हुआ है व्यवस्था के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, है ना। जो ऐसे नेता हैं जो कि वास्तव में नेता कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे नेताओं के खिलाफ, सबकी बात नहीं कर रहा, तो उनके प्रति एक आक्रोश लिए बैठा है। तो तनाव लिए बैठा है व्यक्ति सामने वाला, आक्रोश लिए बैठा है। और तीसरी चीज़ है कि उसके पास समय नहीं है, वो बहुत जल्दी हर चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, शीघ्रता, उसके अंदर संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, वो उसके अंदर एक अधैर्य है और उसके अंदर जल्दी से जल्दी समझना चाहता है बात के लिए। तो वे जो मंच पर व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कविता सुना रहा है, वो इन तीनों को जो सामने लिए बैठे हुए हैं, 3 बातें लिए बैठे हैं, अगर उनको शांत कर देता है तो समझ लो कि वो बड़ा कवि हुआ। जैसे तनाव को शांत करने के लिए क्या होती है, हास्य कविता होती है। तो आदमी हास्य कविता को बहुत पसंद यूँ करता है कि वो सोचता है यार थोड़ी देर के लिए तो मस्ती आ गई, थोड़ी देर हम जो हमारा तनाव दूर हो गया। तो वो कविता चाहे श्रेष्ठ है या नहीं है, वो चाहे चुटकुला ही सुना रहा है, लेकिन चुटकुला में हंसी तो आ रही है ना, उतनी देर के लिए, कुछ क्षण भर के लिए वो तनाव दूर हो जाता है। और चुटकुला या हास्य कविता का विशेषता ये होती है कि वो इधर सुनाई और उधर प्रभाव तुरंत पड़ता है। आप तुरंत ताली बजाएंगे, आप तुरंत हंसेंगे। गीत में ये जरूरी नहीं कि आप जो गीत सुना रहे हैं तो आप उसमें भाव तुरंत निकल जाए आपके मुंह से, लेकिन उसमें जो तुरंत गति उसकी रहती है। तो इसलिए जो तनाव को दूर करने वाली कविताएं हैं वो पसंद आती हैं लोगों के लिए, चाहे वो कैसी क्यों ना हो। अच्छी कविताएं भी हैं और दूसरी कविताएं भी हैं। दूसरी चीज़ मैंने बताया आक्रोश, गुस्सा लिए बैठा है। कोई भी कवि, चाहे व्यंग्यकार या कोई ओज का कवि, वो कवि जब नेताओं के बारे में बोलता होता है, व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा होता है, उस समय जनता को लगता है कि ये हमारे मन की बात कह रहा है, इसलिए वो उसको बहुत पसंद आता है। उसे लगता है एक व्यक्ति तो है जो हमारे मन की बात कह रहा है, हमारे दिल की बात कह रहा है, हमारे गुस्से को व्यक्त कर रहा है। तो जी हाँ, तो जब वो कोई भी कवि उस आक्रोश की व्यक्ति करता है तो वो सबसे अधिक पसंद आता है जनता के लिए। जनता को लगता है कि हाँ इसने हमारे मन की बात कही। अब उसमें छंद विधान है कि नहीं है ये अलग बात रही, क्योंकि जो श्रोता वर्ग बैठा हुआ है उसे कोई छंद शास्त्र का मतलब नहीं है, उसे तो केवल एक बात से मतलब है कि वो कंटेंट क्या है उसका, उसकी विषय वस्तु क्या है, वो क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है उससे उसका संबंध है, तादाद में उसका उससे होता है। जो साहित्यकार बैठे हुए हैं वो भले ही चंद में दोष निकालते रहे,
लेकिन जनता जो दोष नहीं निकालती, जनता को तो उसे खुद ही नहीं पता छंद क्या होता है, छंद विधान क्या होता है, तो उसे तो उससे मतलब है जो उसमें बोला जा रहा है। इसलिए वो कविताएं चाहे दोषपूर्ण क्यों ना हो साहित्य की दृष्टि से, तब भी कंटेंट की दृष्टि से जनता के साथ जुड़ती हैं और वो बड़ा कवि होता है। तीसरी चीज़ जो है, मैंने बताया कि गतिशीलता। तो वो कवि इधर बोला उधर तुरंत समझ में आ जानी चाहिए। अब इधर बोला उधर समझ में आने वाली तो अभिधा में होती है। हाँ, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 कवि की शक्तियाँ मानी जाती हैं, और जो तुरंत समझ में आने वाली होती है तो अभिधा होती है। लक्षणा में थोड़ा घुमाओ, व्यंजना में और ज़्यादा घुमाओ। तो श्रेष्ठ कविता तो व्यंजना की मानी जाती है, लक्षणा वाली कविता श्रेष्ठ मानी जाती है। गीतकार वो प्रतीकों में कहेगा बात, सीधे सीधे नहीं कहेगा। मैंने भी श्रृंगार का गीत लिखूंगा तो कहूँगा नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, है नदी से कहलवा रहा हूँ, ये नहीं कह रहा मैं कह रही हूँ मैं तेरे पास आई हूँ। नदी से कहलवाया, नदी प्रेमिका बता दी, समुद्र प्रेमी बताया। तो कुछ घुमावदार मामला रहता है गीतों के अंदर और अन्य कविताओं के अंदर, प्रतीकात्मकता रहती है। वो प्रतीकात्मकता किस प्रकार की, देखने की आवश्यकता है। तो अगर इतनी सरल प्रतीकात्मकता हो जो कि जल्दी समझ में आ जाए तो भी आदमी उसका आनंद लेता है, उसको ठीक महसूस करता है। लेकिन अगर कविता ऐसी है जो धीमे धीमे पढ़ी जा रही है, यानी पढ़ने की गति भी और साथ साथ उसको सुनाने पर कविता की कोई संप्रेषणीयता, कविता जल्दी समझ में आती दूसरे के, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो जिस कवि की कविता इस प्रकार की या तो आक्रोश को समाप्त करने वाली हो, या जो ऐसी जो कि तनाव को दूर करने वाली हो, या उसकी गति में हो कि तुरंत समझ में आ जाए, वो कवि बड़ा माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो अन्य मान्यताएं थी हमारी, वो एक तरफ रह गई, ये 3 चीज़ें सामने आ गई। तो इसलिए पूरे समाज के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, वो साहित्य में जो कुछ हो रहा है, वो इसके पीछे भी ये बहुत बड़ा कारण है। और डॉक्टर साहब, अब जिस तरीके से जो मंचों पर स्थिति है, क्या कुछ बदलेगी दिशा इसकी? लोग फिर एक अच्छे साहित्य की ओर जुड़ेंगे? जो सस्ता साहित्य है, अश्लीलता धीरे धीरे आती जा रही है द्विअर्थी संवादों के द्वारा, और लोगों को सस्ती लोकप्रियता के लोग ऐसा कर रहे हैं, एक लोकेशना भी लोगों के अंदर है। तो ये जो नई पीढ़ी है, क्या ऐसा परिवर्तित रूप देखेगी कि जिसमें एक अच्छा साहित्य लोगों को मिले जो दिशा दे लोगों को? ऐसा होता है, कोई भी काल जब होता है, जब संक्रमण होता है किसी चीज़ का, और बल्कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जाते हैं, तो बीच में एक समय जो गैप आता है वो थोड़ा परेशानी का होता है। तो ये जो समय है हमारा, पश्चिमी देशों से जुड़ रहे हैं, वैश्वीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण खूब है, वैज्ञानिकरण हो रहा है, तो इन सब का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ रहा है, और बहुत त्वरित गति से पड़ रहा है। इतनी तेज़ी से पड़ रहा है कि आज जो आपको मोबाइल खरीदते हैं कल आपका आउटडेटेड हो जाता है ना। इतनी तेज़ी के साथ परिवर्तन विज्ञान कर रहा है। तो इसी तरह से क्या है कि एक संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं इस समय, और पूरी सोसाइटी गुजर रही है इस तरह। लेकिन हम जा रहे हैं किधर? हम शाश्वत जीवन मूल्य जो उनको नहीं छोड़ सकता आदमी, उनको तो रहना पड़ेगा। मनुष्यता जो है वो तो रहेगी जीवन के अंदर, नहीं रही तो मुश्किल हो जाएगी। तो भली चाहे कितनी पार्श्विकता हो जाए, इतना कितनी हमारे सामने ये सारी के सारे रूप देखने को मिल रहे हैं जो आजकल विकृत रूप हैं, ये विकृतियाँ बहुत दिनों ठहरने वाली नहीं है। डॉक्टर साहब, आप गीत ऋषि हैं और पावन यज्ञ कर रहे हैं गीतों का, और उसमें जो संविधा आपने डाली है वो बिल्कुल उससे बहुत जो धूम्र उसका निकल रहा है, पूरे समाज को सुवासित कर रहा है और आलोकित कर रहा है। आपके जो विचार बिंदु उससे निकल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी पंक्तियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचे, आपकी जो अमर पंक्तियाँ हैं, कालजयी पंक्तियाँ हैं, और मैं चाहता हूँ 2 पंक्तियाँ आप हमारे दर्शकों को दें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कवि को दूसरे के दर्द को समझना चाहिए। कवि को क्या, हर एक को दूसरे के दर्द को समझना बहुत आवश्यक है। अपने आंसू सभी बहाते हैं, लेकिन दूसरों के गम में आंसू बहाना ही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने एक कुछ पंक्तियाँ कही थी कि गमों की आँच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आँच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आँच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, गमों की आँच पे। और ये खास पंक्तियाँ जो उसकी हैं वो ये हैं, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो।